हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीम रासुंडा बुक के अंतर्गत एग्रोनॉमी को देखने वाले हैं। यह पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट जो है अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जलवायु, तो इसमें आता है मौसम। मौसम क्या होता है? किसी दिए गए स्थान और निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति या अवस्था को मौसम कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं? तो कोई स्थान है, वहाँ पर किसी निश्चित समय में जो भी वातावरण की स्थिति हो, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, वो वहाँ की जो अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। अब आता है वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है कि यह रंगहीन होता है, स्वादहीन जो है गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को घेरे हुए रहता है। तो वायुमंडल कैसा होता है? रंगहीन होता है और स्वादहीन गैसों का मिश्रण है जो किसको घेरे होता है? तो पृथ्वी को घेरे हुए होता है। और यह लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। तो कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ होता है? तो 1600 किलोमीटर तक। हालांकि वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% भाग जो है पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर है। पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कितना है? 99% भाग है। तो वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। यह लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। और वायुमंडल के जो कुल द्रव्यमान है उसका 99% भाग जो है पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर है। अब आता है वातावरण की संरचना। तो इसमें ऊर्ध्वाधर तापमान जो अंतर है, वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर वातावरण को 4 जो है परतों में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यह वायुमंडल की क्या है? सबसे निचली परत है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है और पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, ध्रुवों से जो है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से जो है 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। तो क्षोभ मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। और इस परत में क्या होता है? 6 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है? तापमान घटता है। 1 किलोमीटर आप ऊंचाई में गए तो 6 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, उससे ऊंचाई में गए तो वहाँ पे और 6 किलोमीटर कम हुआ। इस प्रकार से जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है। यह पृथ्वी के जलवायु को जो है प्रभावित करती है और यह वायुमंडल का भारी हिस्सा है। और इससे जो है वायुमंडल के कुछ द्रव्यमान का जो है 85% भाग समाहित है। कुल द्रव्यमान का जो है 85% भाग समाहित है।
तो यह वायुमंडल का भारी हिस्सा है, ठीक है। और सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना, धुंध होना, कोहरा, ओस ट्रोपोस्फियर में ही होता है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, यह पर प्रति किलोमीटर ऊंचाई के साथ 6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में गिरावट होती है। और ऊंचाई में जैसे जैसे वृद्धि होगा प्रति किलोमीटर, वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आएगी। और ये जो है वायुमंडल का बाहरी हिस्सा है, डेंस पार्ट है। और कुल द्रव्यमान का 85% भाग इसी में समाहित है। और इसमें जो है सभी घटनाएं होती है जैसे बादल बनना, वर्षा होना, धुंध, कोहरा, ओस, और जो है ये सब ट्रोपोस्फियर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि यह जो है दूसरी प्रमुख जो है वायुमंडलीय परत है, जो पृथ्वी की सतह से 8 या फिर 18 किलोमीटर की ऊंचाई से जो है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। पहला कहाँ से कहाँ तक था, या फिर 8 किलोमीटर तक था या फिर 18 किलोमीटर तक था। दूसरा उससे ऊपरी परत है तो वह जो है 50 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ रहता है। यह सबसे गर्म परत है और ऊंचाई के साथ जो है इसमें तापमान में वृद्धि होती है। और यह हवा में जो है अधिकांश प्रकाश रासायनिक क्रियाओं की वास्तविक जगह है। और इस परत में जो है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो है अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। और ओजोन की अधिकांश सांद्रता जो है पृथ्वी की सतह से लगभग जो है 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद होती है। तो पहले तो इसकी ऊंचाई क्या है, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर में क्या था कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी होती थी, लेकिन इसमें क्या है तापमान में वृद्धि होती है। और इस परत को जो है ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस परत में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित किया जाता है। और ओजोन का अधिकांश सांद्रता जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। अब अगला आता है मध्यमंडल, जिसको मीजोस्फीयर। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। मध्यमंडल कहाँ है, समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह जो है पृथ्वी की सतह से 50 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई परत है। 50 से 80 किलोमीटर जो है ऊंचाई तक जो फैली हुई परत है। और ऊंचाई की में वृद्धि के साथ जो है इसमें तापमान में भारी कमी आता है। पहले वाले में तापमान में कमी आया, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में वापस से तापमान में कमी आया। तो मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई परत है। और ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है, तापमान में भारी कमी आती है। अब आता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल क्या है, यह सबसे बाहरी परत है, जिसे एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत में जो है वायुमंडलीय घनत्व तो बहुत कम होता है और पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक जो होता फैला हुआ होता है। और थर्मोस्फीयर की निचली परत 80 से जो है 300 को जो है आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल के मध्य सबसे लंबी दूरी जो है रेडियो संचार संभव है। और एक्सोस्फीयर जो है आयनोस्फीयर की जो है ऊपर की परत है। और इस परत में जो है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो पहले में क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आई, दूसरे में वृद्धि हुई और तीसरे में वापस से कमी आई
और चौथे में वापस से वृद्धि हुई। तो ट्रोपोस्फीयर जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं उसमें तापमान में कमी आता है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, उसमें तापमान में वृद्धि होता है। फिर मेसोस्फीयर में तापमान में वापस से भारी कमी होता है। फिर एक्सोस्फीयर में तापमान में वृद्धि होता है। तो वायुमंडल एक्सोस्फीयर जो है सबसे बाहरी परत है और पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब वायुमंडलीय प्रमुख गैसों की संरचना। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% या फिर 300 से 360 ppm और नियॉन जो है 0.0018% होता है। तो वायुमंडलीय जो गैस है उसकी संरचना में क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियॉन जो है 0.0018% होता है। अब मृदा की वायु में गैसों की संरचना। मृदा वायु में नाइट्रोजन परसेंट जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन के लगभग जो है समान है। तो वायुमंडल में जो जितनी मात्रा में नाइट्रोजन होता है मृदा में भी लगभग उतना ही होता है। और जबकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसका स्तर थोड़ा जो है कम होता है, लेकिन वातावरण की तुलना में CO2 का स्तर 8 से 10 गुना अधिक होता है, यानी 0.25 से लेकर 3% होता है। तो मृदा में जो है मृदा की वायु में जो है गैसों की संरचना में क्या है, तो मृदा वायु में जो है नाइट्रोजन परसेंट जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन के लगभग समान है, जबकि वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम है, ऑक्सीजन लेवल घटा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है 8 से 10 गुना तक वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन स्टैग्नेंट है, मतलब समान है। अब सौर स्थिरांक। वातावरण की बाहरी सीमा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर की सतह पर 1 मिनट में गिरने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है। जो वातावरण की बाहरी सीमा है 1 वर्ग सेंटीमीटर है, उस सतह पर 1 मिनट में जितनी ऊर्जा गिरती है उसे सौर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है। और सौर स्थिरांक का जो मान है यह 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है, या फिर SI इकाई की बात करते हैं तो 1353 वाट पर मिनट है, पर मीटर स्क्वायर है। और सौर विकिरण को जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों के रूप में जो है प्राप्त किया जाता है, जिसे क्वांटा या फोटान कहा जाता है। तो वातावरण की बाहरी सीमा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर की सतह पर 1 मिनट में गिरने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। और सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। और SI में इसकी इकाई क्या है, 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। और सौर विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों के रूप में जो है प्राप्त किया जाता है, जिसे क्वांटा या फोटान कहा जाता है। अब PAR प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, विकिरण, सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषण, सक्रिय विकिरण। हरे पत्तों में
प्रकाश संश्लेषण के दौरान तरंगदैर्ध्य में सौर ऊर्जा का उपयोग 0.4 से 0.7 म्यू तक होता है यह जो है विकिरण जो है 400 से 700 nm तक जो है तरंगदैर्ध्य की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक सक्रिय होती है, जो प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण PAR कहलाती है। तो 400 से 700 nm तक होता है। और PAR या फोटॉन को जो है क्वांटम सेंसर द्वारा मापा जाता है। अगर PAR या फिर फोटॉन को मापने की बात करते हैं तो वह क्वांटम सेंसर द्वारा मापा जाता है। PAR की यूनिट आइंस्टाइन या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब लक्ष्य क्या होता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? यह सौर विकिरण की तीव्रता या चमक को मापने वाली जो है सबसे पुरानी इकाई है। सौर विकिरण की तीव्रता और मापने की जो है सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? लक्स। और संकीर्ण तरंग बैंड में जो है स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। तो संकीर्ण जो है तरंग बैंड को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। और फिर आता है लैप्सी रेट, गिरावट दर। तो ऊंचाई के साथ तापमान में जो है कमी आती है और जिससे तापमान गिरावट दर में जो है व्यक्त किया जाता है। आमतौर पर तापमान में गिरावट दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। तो लैप्सी रेट में क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और जिसे तापमान में जो है गिरावट दर में व्यक्त किया जाता है। और आमतौर पर तापमान में गिरावट दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अब एडियाबेटिक चूक दर। तो जिस दर पर हवा के बढ़ने या गिरने के बाद तापमान में बदलाव होता है उसे एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। जिस दर पर हवा के बढ़ने या गिरने पर तापमान में बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। और सूखी एडियाबेटिक चूक दर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। और जिस स्थिति में तापमान में गिरावट की बजाय अचानक से वृद्धि होती है उसे तापमान इन्वर्जन कहते हैं। तो गिरने के बजाय अगर जो वृद्धि हो गया तो तापमान जो है इन्वर्जन कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। और जिस दर पर जो है हवा के बढ़ने पर जो होता है या गिरने के बाद जो है तापमान में बदलाव होता है उसे एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। और सूखी एडियाबेटिक चूक दर कितना होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। अब अल्बिडो, यह पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली परावर्तित होकर लौटकर वापस वातावरण में जाने वाले विकिरणों के बीच का अनुपात है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाले और परावर्तित होकर मतलब रिफ्लेक्ट होकर लौटकर वापस वातावरण में जाने वाले विकिरणों के बीच का अनुपात। सूर्य की रोशनी आती है, जब पड़ता है किसी धातु पे या फिर उदाहरण के तौर पे शीशे में जब आप लोग दिखाते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। तो इन दोनों का बीच का अनुपात क्या होता है? एल्बिडो कहलाता है। और किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण को अल्बेडो के नाम से जाना जाता है और यह जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। फसल की सतह का एल्बिडो कितना होता है? 23 से 30% होता है। और ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, 75 से 95% के बीच होता है। तो फसल की सतह का एल्बिडो कितना होता है? 23 से 30% के बीच होता है। और ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो कितना होता है? 75 से 95% होता है। तो एल्बिडो में होता क्या है? जो पृथ्वी की सतह है, सूर्य की किरणें आती हैं और उसके बाद परावर्तित होकर
जो लौट कर जाती है उनके बीच का अनुपात है। अब चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात एक लगभग गोलाकार कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसका व्यास 100 से 1000 मील और हवा की गति जो है केंद्र की ओर होती है। और तो चक्रवात क्या है? एक गोलाकार कम दबाव का क्षेत्र है जिसका व्यास क्या है 100 से 1000 मील तक और हवा की गति जो है केंद्र की ओर होती है इसमें। और वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? हमेशा इस क्षेत्र के केंद्र में सबसे कम होता है और तेजी से जो है बाहरी रूप से बढ़ता है। और तूफान, टाइफून, हरिकेन्स आदि चक्रवात के नाम हैं। तो चक्रवात क्या होता है? एक गोलाकार में होता है, ये कम दबाव का क्षेत्र है और जिसका व्यास कितना होता है 100 से 1000 मील तक होता है। और हवा की गति जो होता है कहाँ होती है? तो इसमें केंद्र में होती है। और वायुमंडलीय दाब हमेशा इस क्षेत्र में केंद्र में जो है सबसे कम होता है और तेज़ी से जो है बाहरी रूप से बढ़ता है। इसमें तूफान आता है, टाइफून्स आता है, हरिकेन्स आदि चक्रवात हैं। अब जलवायु, क्लाइमेट। तो जलवायु एक सामान्यकृत मौसम है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की अवस्था का योग है। तो जलवायु क्या है? एक सामान्यकृत मौसम या किसी दिए गए क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की अवस्था का योग है। अब जलवायु का वर्गीकरण, तो इसमें डी कैंडोल के अनुसार यह वनस्पति के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण का प्रस्ताव करने वाला पहला व्यक्ति है। तो वनस्पति के आधार पर जो है जलवायु का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो डी कैंडोल है 1900 में। फिर आते हैं कोपेन 1936 में। इन्होंने जो है मौसम के तत्व जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया के आधार पर जो है जलवायु को 5 समूहों में विभाजित किया है। तो कोपेन ने क्या किया है कि जलवायु को जो है 5 समूह में विभाजित किया है और किस आधार पे किया है? तापमान, वर्षा आदि के आधार पे जो है इन्होंने किया है। अब ट्रोल आते हैं 1965 में। यह वर्गीकरण जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वनस्पति क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए संतोषजनक जो है पाया गया। ट्रोल का जो वर्गीकरण था उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वनस्पति क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए क्या हुआ? संतोषजनक पाया गया कि हाँ थोड़ा बहुत काम तो हो ही रहा है इससे। और यह वर्गीकरण जो है कृषि उद्देश्य के लिए जो है उपयुक्त है। अब इक्रिसेट हैदराबाद ने भारत में अर्धशुष्क कटिबंधीयों को वर्गीकृत करने के लिए जो है इस पद्धति को अपनाया था। अब थॉर्नवेट आते हैं। तो पीई सूचकांक और टीई एवं वर्षा के सीजन के वितरण के आधार पर है। तो पीई सूचकांक, पीई का मतलब प्रभावी जो है वर्षा होता है और पी का मतलब प्रेसिपिटेशन, ई का मतलब इवेपोरेशन होता है, वार्षिक वर्षा, उसके बाद वार्षिक वाष्पीकरण। तो पीई सूचकांक या टीई एवं जो होता है वर्षा के सीजन वितरण के आधार पर होता है। पीई बराबर क्या होता है? प्रभावी वर्षा होता है और जहाँ पी जो होता है वार्षिक वर्षा और ई क्या होता है? वार्षिक वाष्पीकरण आता है। अब नमी कमी
सूचकांक जो होता है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स MDI, AICRP ऑन ड्राई लैंड, ICR ने जो होता है MDI पर आधारित वर्गीकृत को अपनाया है। AICRP ऑन ड्राई लैंड ने MDI पर आधारित जो होता है वर्गीकरण को अपनाया। अब MDI क्या होता है, इसका फार्मूला है P माइनस PET बटे PET इंटू 100 है। हाँ, P जो है स्टैंड करता है एनुअल जो है प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर में, वहीं PET जो स्टैंड करता है वो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन में, और MDI का मतलब मालूम ही है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। तो जलवायु जो है MDI मान के प्रकार क्या है, तो सब ह्यूमिड में 0 से 33.3 और अर्ध शुष्क में कितना है -33.3 से जो है -66.6 और शुष्क में कितना है -66.6 से ज़्यादा। तो सब ह्यूमिड में कितना है 0 से 33.3 है और अर्ध शुष्क में -33.3 से -66.6 है और शुष्क में कितना है -66.6 से ज़्यादा है। अब आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति मात्रा से है। आर्द्रता का अर्थ क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति मात्रा से है। अब सापेक्षित आर्द्रता, तो सापेक्षित आर्द्रता बराबर क्या होता है, हवा में मौजूद जलवाष्प बटे संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प इंटू 100। तो हवा में मौजूद जलवाष्प बटे संतृप्त के लिए जो है आवश्यक जलवाष्प इंटू 100 होता है। और सापेक्षित आर्द्रता को हम प्रतिशत में जो है व्यक्त करते हैं। यह ज्ञात करने का सबसे सरल एवं ज़्यादातर जो है कृषि के लिए उपयोगी है। उसके बाद आता है पूर्ण आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो पूर्ण आर्द्रता की इकाई क्या है, ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। और फिर आता है विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है इसमें ग्राम पर केजी में होता है। पूर्ण आर्द्रता किस में होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब में, और विशिष्ट आर्द्रता किस में होता है, ग्राम पर केजी में। अब वर्षा के रूप, तो देखो बूंदों के आधार पर है। तो वर्षा जो है किसे कहते हैं, जब वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से जो होता है 6 mm तक होता है तो उसे वर्षा के कहते हैं। अगर जो वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से 6 mm तक का है या फिर 0.5 से ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, वर्षा कहेंगे। अगर 0.2 से 0.5 mm तक का है तो उसे बूंदाबांदी कहेंगे। 0.2 से 0.5 mm तक का है तो उसे क्या कहेंगे, बूंदाबांदी कहेंगे। और हिमपात क्या होता है, हल्के बर्फ़ के टुकड़े जो ऊर्ध्वपातन क्रिया से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या होता है, कहते हैं हिमपात कहते हैं। ये हल्के होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो ऊर्ध्वपातन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अब ओस में क्या होता है, ठंडी सतह पर छोटी बूंदें में घनीभूत नमी होती है। तो ओस में क्या होता है, ठंडी सतह पर छोटी बूंदों में घनीभूत नमी है। अब पाला क्या होता है, कम तापमान के कारण बर्फ़ जो है पंख के रूप में मृदा या जो है वनस्पति सतह पर जो है जमा हो जाता है। तो कम तापमान में क्या होता है, बर्फ़ का पंख के रूप में मृदा या वनस्पतिक सतह पर जमा हो जाता है। कोहरा में क्या होता है, एक अलग प्रकार का जो होता है एक पतला बादल बन जाता है। अलग प्रकार का जो है पतला बादल इसमें बनता है। और धुंध या तुषार मिस्ट में क्या होता है, एक बहुत महीन होता है, 50 से 150 म्यू की बूंदों से बनता है। और वाष्प क्या होता है, तो वायुमंडल में जल का गैसीय रूप में बनना जो है वाष्प कहलाता है। और जो कुल वैश्विक जल का 0.001% होता है।
अगर इसके आगे जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।